नमस्कार, मेरा नाम कपिल कुमार है और मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेखड़ा बागपत में इंस्ट्रक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। आज आपको हम व्यवसाय मैकेनिक आरएसी के विषय के वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में बताएंगे, जिसके उपयोग कहाँ पे होता है, क्या इसका इस्तेमाल होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि कंडेंसर एक्चुअली होता क्या है। ये दो तरीके के होते हैं वैसे तो, एक वाटर कूल्ड और एक एयर कूल्ड। अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में। तो कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, एक सब्सटेंस में से, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो खाद्य पदार्थ हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकती है, उसमें से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके और बाहर फेंक देता है। मतलब जो अगर हम किसी में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और उसको बाहर निकाल देता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, कंडेंसर डिवाइस है, कंडेंस करती है सब्सटेंस को गैसियस टू लिक्विड स्टेट में। अगर किसी भी गैस में से अगर हम उसकी हीट निकाल लेंगे तो वो किस में चल जाएगा, लिक्विड में। तो बाय कूलिंग, उसको कूल करके, इस प्रोसेस में हमारा लेटेंट हीट जो होती है वो सब्सटेंस को दे दी जाती है। उसके बाद ये सिस्टम हीट ट्रांसफर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है हमारा रेफ्रिजरेटर यूज ऑफ ए कंडेंसर टू गेट रिड ऑफ हीट एक्सचेंज टू इंटीरियर। क्या काम करता है, कंडेंस करता है, उसमें से हीट जो है बाहर निकाल के। इसका फंक्शन हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन होता है इसका। सबसे पहले ये क्या करता है, किसमें काम करता है, HVAC प्लांट में। HVAC का मतलब क्या होता है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें हमारा कौन सा कंडेंसर काम करता है, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों। तो HVAC प्लांट के बारे में हम अगला पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंडेंसर। तो कंडेंसर हमारे एक तो वाटर कूल्ड होता है, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया एयर कूल्ड होता है, और तीसरा इवापोरेटिव कंडेंसर होता है। अब धीरे धीरे इनके बारे में हम, मेन हमारा फोकस है वाटर कूल्ड कंडेंसर पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर और उसके बाद इवापोरेटिव कंडेंसर। तो एयर कूल्ड कंडेंसर हमारा बेसिकली क्या होता है, जो कंडेंसर जिसमें हम कूलिंग मीडियम मतलब जो हमें ठंडा करने के लिए चीज वस्तु चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं कूलिंग मीडियम। कूलिंग मीडियम को, जिसमें कूलिंग मीडियम क्या इस्तेमाल होता है, एयर। जिसमें कूलिंग मीडियम एयर इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एयर कूल्ड कंडेंसर। और कंडेंसर, ये कंडेंसर कहाँ लोकेटेड होता है, मतलब कहाँ पे होता है, जो यूनिट होती है हमारा, कोई भी सिस्टम हो, रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनर हो, उसके क्या होता है, आउटसाइड में, बाहर की तरफ ये लगा हुआ होता है। और ये सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान अरेंजमेंट होती है। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, बाद में कोई लीकेज होती है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो हम इसको आसानी से
रिपेयर कर सकते हैं। ये कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है कहाँ पर, बाहर वातावरण में, आउटडोर में, ठीक है। तो ये हमारा है एयर कूल्ड कंडेंसर। उसके बाद हम इसके कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसका अगर मेन यूज जो हम अगर समझे तो क्या होता है, ये किसमें यूज होता है, सबसे पहले डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में, घरों में जो आपके फ्रिज होते हैं उनमें यूज होता है। अपराइट फ्रिज मतलब जिनमें फ्रीजर ऊपर की तरफ होता है और वस्तु को रखने का जो ड्रॉर होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसको बोलते हैं अपराइट फ्रीजर, उसमें यूज होता है। एयर कूल्ड कंडेंसर क्या करता है, बहुत लार्ज सरफेस एरिया लेता है। क्या करता है, जो इसका सरफेस एरिया होता है, जो इसका जगह होती है वो बहुत लार्ज होती है। ये एयर कूल्ड कंडेंसर किस किस चीज से बना होता है, स्टील से बना होता है, कॉपर से और एल्यूमिनियम से। स्टील के मिलते हैं, कॉपर के मिलते हैं और एल्यूमिनियम के मिलते हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर पे। तो एयर कूल्ड कंडेंसर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल हवा, जो हमारी हवा ब्लो कर रही है, वो नेचुरल हवा अगर हम इस्तेमाल करते हैं कंडेंसर में तो वो हमारा हो जाता है नेचुरल कन्वेक्शन। और अगर हम कोई ब्लोवर लगा देते हैं, कोई अलग से फैन लगा दिया, तो वो हमारा फोर्स कन्वेक्शन में आता है। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल कन्वेक्शन की। नेचुरल कन्वेक्शन में आपने देखा ये जो कोयल हैं, ये कंडेंसर के कोयल हैं। इसमें क्या होता है, एक तरफ से एयर इन होती है और एक तरफ से एयर आउट होती है। तो मान लीजिए यहाँ से हमारी एयर एंटर हुई, तो ये जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे सिस्टम के बाहर की तरफ में लगा रहता है, सबसे बाहर यूनिट में लगा रहता है, आउटसाइड में। तो बाहर की जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर होती है, हमारी एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर होती है, वो एयर क्या करती है, इस पे लगती है। और ये इसमें जो लिक्विड है वेपर वाला, वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाता है। बाहर से जो एयर इस पे आती है वो इस पे लगती है और वो क्या करती है, इसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हीट एयर क्या करती है, वापस बाहर चली जाती है। तो इसकी हीट अगर रेफ्रिजरेंट की हीट एब्जॉर्ब कर ली तो वो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में था वो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। उसके बाद हम यहाँ नेचुरल एयर इस्तेमाल हो रही है हमारी, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया नेचुरल कन्वेक्शन। दूसरा हम आता है फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में आपने देखा होगा एक ये डैम्पर लगा होता है, ये डैम्पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये डैम्पर लिखा है, डैम्पर लगा होता है। डैम्पर क्या होता है, एक जाली होती है, एक फिल्टर टाइप होता है जो एयर को क्या करता है, छानता है। और ये हमारा हो गया पूरा कंडेंसर का कोयल, ये हमारा हो गया कंडेंसर का कोयल। उसके बाद में हम यहाँ एक क्या लगा देते हैं, फैन, प्रोपेलर फैन लगा देते हैं। यहाँ तो हमारी नेचुरल कन्वेक्शन में जो एयर है वो हमारी नेचुरल एयर यूज हो रही थी, यहाँ हमने क्या लगाया है, एक फैन लगाया है। वो फैन क्या करता है, इसकी जो गर्मी है उसको क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो इसके अंदर से गर्मी या इसकी हीट को निकाल लेता है और क्या करता है, बाहर ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वेपर फॉर्म में, वो जैसे उसकी हीट निकल जाएगी तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फोर्स कन्वेक्शन क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें अलग से हमने एक प्रोपेलर फैन लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या नीड होती है, वो देखते हैं। नेचुरल एयर कन्वेक्शन की अगर बात करें तो ये क्या करता है, जो इसका सरफेस एरिया है, मतलब ये जगह जो है बहुत क्या करता है, ज्यादा जगह घेरता है, लार्ज सरफेस एरिया घेरता है। उसके बाद सरफेस एरिया भी इसका ज्यादा होता है, और उसके बाद स्पेस जो इसकी जगह होती है वो भी इसकी बहुत ज्यादा होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है, और इसकी जो कीमत है, कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है। अब हम आते हैं फोर्स कन्वेक्शन पे। फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, हमें किसकी जरूरत होती है, एक फैन की
या एक ब्लोवर की, जैसे मैंने आपको बताया अलग से एक फैन या ब्लोवर हम लगाते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें सरफेस एरिया कैसा था, ज़्यादा, और इस फैन और ब्लोवर की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू नेचुरल कन्वेक्शन। ये ज़्यादा जगह घेरता है तो फोर्स कन्वेक्शन क्या करता है, लेस जगह घेरता है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन होती है फोर्स कन्वेक्शन की, और हायर कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल कन्वेक्शन। तो ये हमने दोनों के बीच में वो पढ़ लिया डिफरेंस कि नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन क्या होते हैं और इनकी क्या क्या इनमें अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर की एडवांटेज देख लेते हैं, पहले डिफरेंस पता कर लिया उसके बाद एडवांटेज। एयर कूल्ड कंडेंसर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें पानी की बहुत किल्लत होती है, जहाँ हमें पानी आसानी से नहीं मिलता या पानी की शॉर्टेज होती है। क्योंकि हमारा एयर कूल्ड है, हमें वाटर की जरूरत ही नहीं है, तो जहाँ हमारा वाटर डिफिकल्ट होता है मिलना, मुश्किल होता है, वहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर को। सेकंड आ जाता है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है बहुत सिंपल होती है, आसानी से इसको फिट किया जा सकता है। तीसरा इसकी कॉस्ट जो है और इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत आसान होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल सिस्टम के बाहर साइड में लगा होता है, अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई लीकेज होती है, कोई होती है, तो आसानी से ये चेंज हो सकता है और आसानी से रिपेयर भी हो सकता है। इसमें जो पाइपिंग वर्क है, जो ट्यूब वर्क है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। फोलिंग की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ट्यूब के अंदर क्या होता है, गैस का जो है जमा हो जाता है या कोई रुकावट आ जाती है, तो वो इसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं रुकावट के। और ये इजी टू क्लीन है, ये क्लीनिंग मेथड हम बाद में पढ़ेंगे। इसको क्लीन करना एक मेथड होता है फ्लशिंग। एक बोलते हैं फ्लशिंग, इससे क्या करते हैं, हम इसको क्लीन करते हैं कंडेंसर को, तो इजी टू क्लीन होता है ये। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या होंगी इसकी, भाई एडवांटेज तो पढ़ ली, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तभी तो हम वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवेपोरेटिव कंडेंसर यूज करते हैं। इसका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कैसा है, लो है, मतलब ये हीट कंपेयर टू वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवेपोरेटिव कंप्रेसर में बहुत धीमे हीट निकालता है। हीट तो निकालता है पर बहुत धीरे निकालता है। इसका जो ऑपरेशन है वो क्या है, बहुत शोरदार है, शोर मचाता है, नॉइजी ऑपरेशन होता है जब ये काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके सिंगल डोर विदाउट फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर आपके घर में होगा तो आप चलाते होंगे तो उसमें नॉइज आती है, आवाज करता है। अच्छा, इसके थर्ड पॉइंट, लार्ज सरफेस एरिया जो है इसके लिए चाहिए होता है। पीछे की तरफ अगर आप सिस्टम के लगा हुआ है ये, तो वाल से ये थोड़ा हटके लगा होना चाहिए, तो इसलिए इसका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। फोर्थ क्या है, हॉट वेदर जब हमारा ज़्यादा गर्मी होती है उसमें ये क्या करता है, लेस इफेक्टिव होता है, इतनी अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे जून जुलाई का जब मौसम होता है, बहुत गर्मी, बहुत टेम्परेचर 40, 45, 42 के अराउंड होता है, तो उसमें इफेक्टिव नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट, ये लेस एफिशिएंट है किससे, वाटर कूल्ड कंडेंसर से। अब क्यों है वो वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में जब पढ़ेंगे जब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये एयर कूल्ड कंडेंसर कैन नॉट बी यूज अलोंग विद द रेफ्रिजरेंट हैविंग हायर कंपैरिजन इंडेक्स। जिस रेफ्रिजरेंट का कंप्रेशन इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें हम एयर कूल्ड कंडेंसर को यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई इसकी एयर कूल्ड कंडेंसर की। उसके बाद हम पढ़ते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर में हमने क्या इस्तेमाल की थी, एयर, इसलिए उसे बोल दिया था एयर कूल्ड कंडेंसर। अब वाटर कूल्ड कंडेंसर में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाटर। जहां पे हमारा कूलिंग मीडियम क्या होता है, वाटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर कूल्ड कंडेंसर। और जिसमें एयर होता है उसे एयर कूल्ड कंडेंसर। सेकंड पॉइंट, इसको थोड़ा इंस्टॉल करने में दिक्कत आती है क्योंकि एक अलग से इसके लिए आपको टैंक, एक अलग से इसको टैंक लगाना पड़ेगा, या
एक पानी की सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली देनी पड़ेगी। तो इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर एक बार अगर ये इंस्टॉल हो जाए तो ये इफेक्टिव ज़्यादा है किससे, एयर कूल्ड कंडेंसर पे। जैसे कि इसमें लिखा है दीज कंडेंसर आर मोर एफिशिएंट टाइप, दीज कंडेंसर रिक्वायर रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस। ये रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस इनकी जरूरत होती है इन कंडेंसर को, और एफिशिएंट जो है ये एयर कूल्ड कंडेंसर से ज़्यादा है। उसके बाद दे आल्सो रिक्वायर ए कूलिंग टावर। एक कूलिंग टावर हम अलग से पढ़ेंगे। कूलिंग टावर क्या होता है, जिसमें पानी को हम क्या करते हैं, बार बार हमारा पानी वेस्ट ना हो, तो जो पानी हम वाटर कूल्ड कंडेंसर में इस्तेमाल करते हैं उस पानी को हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर में स्टोर कर लेते हैं। ये कूलिंग टावर क्या करता है, उस पानी को वापसी ठंडा करता है और दोबारा कंडेंसर में सप्लाई कर देता है। तो मतलब कहने का मतलब एक ही वाटर बार बार हमारा रिसाइकिल होके एक जगह से दूसरी जगह पे आता रहता है, ठीक है, इसलिए हमें पानी की इससे बचत होती है। दूसरा, द सिलेक्शन ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर डिपेंड अपॉन कूलिंग लोड। कितना ज़्यादा कूलिंग लोड है, मतलब आपको एक इंडस्ट्री में लगाना है, एक छोटी सी फर्म में लगाना है, या एक बहुत बड़े हॉल में लगाना है, या किसी रेस्टोरेंट या उसमें लगाना है, तो कूलिंग लोड के ऊपर कितनी ज़्यादा आपको कूलिंग करनी है उस पर डिपेंड करता है वाटर कूल्ड कंडेंसर का कि कैसा होना चाहिए, जिसकी उसमें टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी, वाटर वहाँ पे पानी है मौजूद है या नहीं है, वाटर का इनलेट और आउटलेट है या नहीं है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर पढ़ते हैं। सब एक तरीके के होते हैं, ज़्यादा सिंपल मतलब ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है शेल एंड ट्यूब टाइप। शेल एंड ट्यूब टाइप, इसमें एक शेल होता है, ये हो गया हमारा शेल, और इसी शेल के अंदर ट्यूब होती है, या तो वो ट्यूब वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ऐसे, ठीक है। तो जो बाहर का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, शेल, और जो अंदर शेल के अंदर ही जो होती है ट्यूबें उनको बोलते हैं हम ट्यूब। तो जैसे नाम आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, शेल एंड ट्यूब टाइप, तो एक शेल हो गया और एक ट्यूब हो गई, ये फर्स्ट टाइप कंडेंसर है। उसके बाद आते हैं शेल एंड कोइल टाइप। एक में तो ये शेल के अंदर ये ट्यूबें होती हैं, एक में होते हैं कोइल, एक में बने होते हैं केवल कोइल। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये शेल हो गया और इसमें बने होंगे ये कोइल, ये तो ट्यूब थी, ये बने होते हैं कोइल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, शेल एंड कोइल टाइप। थर्ड होता है ट्यूब एंड ट्यूब टाइप। एक ट्यूब होती है, जैसे मान लीजिए ये ट्यूब है, एक ट्यूब की कोइल की तरह है। इस ट्यूब के अंदर भी, इस ट्यूब के अंदर भी एक ट्यूब होती है, मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब, समझ रहे हो ना आप। एक तो ये रेड वाली ट्यूब हो गई, इस रेड वाली ट्यूब के अंदर भी एक और ट्यूब होती है, इसलिए इसको नाम देते हैं ट्यूब एंड ट्यूब टाइप। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि इनको नाम ऐसा क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक शेल होता है, ये जो आउटर डोम है ये क्या है, शेल है, और इसके अंदर ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो दिख रही हैं ये क्या है, ये ट्यूब है, ये है शेल। इसमें क्या होता है, ट्यूब के अंदर क्या होती है, गैस। ये जो ट्यूब हैं इनके अंदर क्या होती है, गैस या हमारा रेफ्रिजरेंट। ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट, और जो हमारा शेल होता है इसमें क्या होता है, वाटर। तो ये जो शेल है इसमें क्या होता है, वाटर, और इसमें क्या होती है, ट्यूब। जो कंडेंसर से हमारी रेफ्रिजरेंट आता है कंडेंसर की ट्यूबों में, वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है। तो ये जो पानी होता है, ये ठंडा पानी होता है, ये क्या करता है, इन ट्यूबों के बीच में से जब वो रेफ्रिजरेंट फ्लो होएगा, और यहाँ पे पूरे में ठंडा पानी भरा पड़ा है, तो ये ठंडा पानी क्या करता है, एक तरफ से इन होता है, यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हुआ है, तो ये पानी क्या करा, इनकी गर्मी को, रेफ्रिजरेंट की गर्मी को क्या करता है, सोख लेता है, और रेफ्रिजरेंट की गर्मी को सोखने के बाद एक तरफ से
आउट हो जाता है, तो वो पानी हो गया गर्म, तो वो या तो कूलिंग टावर में या हम दोबारा रिफ्रेश वाटर वापस इसमें करते हैं। और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो धीरे धीरे वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये किसकी तरह एक्ट करता है? रिसीवर की तरह, एक तरीके से रिसीवर की तरह ये एक्ट करता है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप कंडेंसर होते हैं। कौन से? सेल एंड ट्यूब टाइप वाले कंडेंसर क्या होते हैं? मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्या था? शेल एंड ट्यूब हो गए, शेल एंड कोइल टाइप। आप देख रहे हो ये पूरा डोम है, ये पूरा क्या है? ये पूरा है शेल, और इसके अंदर जो ये लगी हुई है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? आपकी कोइल, ये कोइल है। सेम कंडीशन इसमें होती है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है? रेफ्रिजरेंट जो है वो किस में होता है? कोइल के अंदर। ये जो कोइल है इसमें क्या होता है हमारा? रेफ्रिजरेंट। और ये डोम में जो आप देख रहे होंगे, ये वाटर का इनलेट हुआ और वाटर यहाँ से आउटलेट हुआ, ये आप देख रहे होंगे। इनमें डोम में क्या भरा रहता है? वाटर। तो सेम चीज़ इसमें भी होती है कि जब यहाँ से कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फॉर्म में है, वो जब यहाँ से फ्लो होगा और इसमें अंदर जो वाटर भरा हुआ है वो वाटर क्या करेगा? इनकी गर्मी को सोख लेगा और ये गैस जो है धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसमें लिखा भी है रेफ्रिजरेंट कम इन कॉन्टेक्ट विद दी कूल वाटर। जब रेफ्रिजरेंट क्या आता है? किसके कॉन्टेक्ट में आता है? कूल वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो कंडेंस हो जाता है एंड डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट वाल्व। आउटलेट वाल्व से वो निकल जाता है। ये देखो वाटर का आउटलेट आप दिख रहा होगा, ये वाटर आउटलेट लिखा, ये वाटर का इनलेट लिखा। ठीक है, ये आपका हो गया कोइल इन शेल या शेल एंड कोइल टाइप कंडेंसर। अब अगला आता है ट्यूब एंड ट्यूब। मैंने आपको बताया था डायग्राम बना के कि एक ट्यूब है, ये जो ब्लू वाली दिख रही है आपको, ये एक ट्यूब है, ट्यूब नंबर 1। और इस ट्यूब के अंदर आप देख रहे होंगे रेड कलर की या ऑरेंज कलर की एक और ट्यूब है, तो ये है ट्यूब नंबर 2। इसमें क्या होता है? रेफ्रिजरेंट जो फ्लो होता है वो किस में होता है? आउटर ट्यूब में, मतलब बाहर की तरफ जो ट्यूब है ब्लू वाली में क्या होता है? रेफ्रिजरेंट। और ये ऑरेंज वाली जो है इसमें क्या होता है? वाटर। सेम वही है, कन्वेक्शन मोड ट्रांसफर यूज होता है यहाँ पे। एक में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है जो कैसा है? वेपर स्टेट में है, और एक में ठंडा पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या करेगा? ठंडा पानी रेफ्रिजरेंट की गर्मी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो रेफ्रिजरेंट की गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद रेफ्रिजरेंट जो है वो धीरे धीरे लिक्विड में, वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसका डायरेक्शन दो है, इनमें एक खासियत होती है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है। अगर रेफ्रिजरेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर रेफ्रिजरेंट क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, तो वाटर जो है वो उसके अपोजिट फ्लो करेगा। समझ आ गया? मतलब अगर रेफ्रिजरेंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो वाटर जो है वो ऐसे फ्लो करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। रेफ्रिजरेंट एंड वाटर फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ट्रांसफर रेट जो क्या है, हीट ट्रांसफर रेट, वो क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया आगे ट्यूब एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। अगला पढ़ते हैं इवेपोरेटिव कंडेंसर। इवेपोरेटिव कंडेंसर कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सबसे लीस्ट पॉपुलर चॉइस होती है, मतलब कि बहुत कम इस्तेमाल होता है ये इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर, क्योंकि इसके जो फंक्शन होता है वो बहुत टिपिकल होता है। इसमें अरेंजमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका लो कंडेंसिंग टेम्परेचर भी रहता है। ये ऑपरेट किस में होता है? जब कंडेंसिंग टेम्परेचर आपका लो होगा, ये तभी ऑपरेट हो पाएगा, वरना ये ऑपरेट नहीं होता। ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? लार्ज कमर्शियल एयर कंडीशनिंग यूनिट में, जहाँ बहुत बड़ा हमें हमारा हॉस्पिटल है, कहीं बहुत बड़ा 15-20 फ्लोर का, या कोई बिल्डिंग है ऑफिस वाली जो बहुत बड़ी है, वहाँ पे अगर हमें यूज करना होता है तो वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं हम? इवेपोरेटिव कंडेंसर। और ये मैंने आपको जैसे बताया मोस्ट एफिशिएंट है ही नहीं।
ठीक है, दे आर नॉट मोस्ट एफिशिएंट। बस इसकी कूलिंग रेट जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम लार्ज बिल्डिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये दिखता कैसा है, ये देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ से जो एयर है वो क्या होती है, इन होती है, यहाँ से एयर अंदर जाएगी और यहाँ पे ये फैन लगा होता है, तो ये एयर क्या करता है, इसको खींचता है अपनी तरफ फैन। और इन ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये ट्यूब, इन ट्यूब में क्या है आपका रेफ्रिजरेंट, जो कैसा फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में। ये क्या करता है, एयर को, और नीचे रखा होता है पानी, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, वाटर। इसमें क्या करते हैं, जब ये एयर आती है और ये फैन लगा होता है, तो ये जो ठंडी एयर जो ये वाटर को क्या करती है, अपने साथ ठंडे पानी मतलब हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, वाटर के कांटेक्ट में आने से वो जाती है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब जाएगी, इसमें आपके ट्यूब में क्या है, वेपर रेफ्रिजरेंट, तो वो ये ठंडी होती है एयर, क्योंकि पानी से लग के गई है ऊपर, तो इसकी जो गर्मी है वो सोख लेती है, और ये वेपर रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे लिक्विड में चेंज जाता है, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो पानी है ना, जब पानी ये टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि वेपर फॉर्म में है रेफ्रिजरेंट, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है इसका। तो जब पानी इन वेपर से कांटेक्ट में आता है, और पानी यहाँ से देखो, आपको नोजल दिख रही होंगी ये छोटी छोटी, पानी यहाँ से फ्लो होता रहता है, ये नोजल दिख रही है आपको, यहाँ से पानी ट्यूब पे स्प्रे होता रहता है, और यहाँ से एयर जो है फैन के थ्रू ये होती रहता है, मतलब पानी भी स्प्रे हो रहा है और एयर भी जा रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं इसका जो कूलिंग एफिशिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये पानी जब इन ट्यूबों के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो पानी क्या करता है, भाप बन जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो भाप बन के वो इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए इसका नाम हमें दिया गया है इवेपोरेटिव कंडेंसर। ठीक है, एक तरफ से एयर आ रही है और एक तरफ से पानी, ये पंप, यहाँ पंप लगा हुआ है, ये पंप है, ये पंप लगा हुआ है, ये पानी को क्या करेगा, पंप ऊपर की तरफ फेंकेगा, और यहाँ से नोजल लगी हुई है, नोजल के थ्रू ये पानी इन पे ट्यूब पे स्प्रे होएगा, और यहाँ से एयर जो है फैन के थ्रू स्प्रे होएगी, तो पानी जो है इनके कांटेक्ट में आके वेपर बन जाता है, वेपर बन के वो इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए इसको नाम देते हैं इवेपोरेटिव कंडेंसर। तो आज हमने देखे कि हमारे कंडेंसर कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनके क्या क्या टाइप होते हैं। अब एडवांटेज पढ़ते हैं हम इवेपोरेटिव कंडेंसर की, क्या होती है। इवेपोरेशन इज ए पार्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, इवेपोरेशन इज ए पार्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का इवेपोरेशन पार्ट है, मतलब जब कोई वस्तु हवा में चली जाती है, वेपोरेट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। तो ये हीट ट्रांसफर का एक पार्ट है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन एयर नीड्स टू लेस कोई सरफेस, इसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है, वाटर से और एयर से कम है। ठीक है, इसलिए हम इसमें वाटर भी इस्तेमाल करते हैं और एयर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है, इसके लिए हमें कूलिंग टावर की जरूरत नहीं पड़ती। जो हम वाटर कूल कंडेंसर में कूलिंग टावर की जरूरत पड़ती है ना पानी को ठंडा करने के लिए, इसमें हमें कूलिंग टावर की जरूरत नहीं पड़ती। तो देख सकते हैं आप ये हमारे लिए कितना अच्छा है इवेपोरेटिव कंडेंसर। डिसएडवांटेज भी होंगी इसकी कुछ, जब एडवांटेज है तो इसको सेपरेट सिस्टम ऑफ वाटर स्प्रे, ऊपर मैंने दिखाया था आपको, दोबारा दिखा देता हूँ। ये ऊपर से जो वाटर ये यहाँ पे स्प्रे हो रहा था, सॉरी, ये वाटर जो स्प्रे हो रहा था यहाँ से, इस वाटर के हमें स्प्रे की जरूरत पड़ती है कंटिन्यूस इसमें इवेपोरेटिव कंडेंसर में, तो इसलिए इसकी डिसएडवांटेज हो गई। सेपरेट वाटर स्प्रे सिस्टम हमें इसके लिए चाहिए होता है। रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि हमने इसको लगा दिया, जैसे एयर कूल्ड कंडेंसर है हमारा, वो हमने एक बार फिट कर दिया, उसके बाद केवल उसकी सर्विस करनी पड़ती है हमें, साफ सफाई, इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करता, पर इसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसको रेगुलर हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ये कंडेंसर कहाँ यूज होता है, साइज रेफ्रिजरेशन प्लांट में, मतलब बहुत कमर्शियल या बहुत बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनमें, कमर्शियल या बहुत बड़े प्लांट होते हैं उनमें यूज होता है इवेपोरेटिव कंडेंसर।
तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना है। आशा है कि मेरे पढ़ाए गए वाटर कूल्ड या एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड और इवेपोरेटिव कितने तरीके के कंडेंसर होते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको सब समझ आया होगा। नमस्कार।